नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज अपने मेजरमेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और मेजरमेंट के अंदर आज अपना पहला पार्ट होगा जिसके अंदर इसकी बेसिक डिटेल है वो पढ़ने वाले। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक देखो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो उपेंतर यानी कि मापक उपेंतर, इसको हिंदी में अपने बोलते हैं मापक उपेंतर। यहाँ वो पढ़ेंगे जो विद्युत से संबंधित मेजरमेंट करते हैं। जैसे मान लो अगर धारा का मेजरमेंट करना है तो आप लोग क्या क्या करोगे, एम्पीयर मीटर का इस्तेमाल करोगे। वोल्टेज का करना है तो वोल्ट मीटर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिकल के अंदर अपने इस्तेमाल करते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे मापक उपयंत्र होता क्या है। तो मापक उपयंत्र के अंदर एक चीज तो याद रखोगे कि मापक उपयंत्र काम क्या करेगा, किसी भी राशि का काम क्या करता है, मापन करेगा। उसकी वास्तविक वैल्यू क्या है या उसकी वैल्यू क्या है वो अपने को दर्शाता है। अब अगर मैं बात करूं तो मापक उपयंत्र कितने प्रकार के होंगे। तो मापक उपयंत्र की अगर अपने बात करें तो मापक उपयंत्र दो तरीके के होते हैं। एक अगर मैं बात करूं तो एक का तो नाम होगा प्राइमरी और एक अपने पास होगा सेकेंडरी। एक अपने पास कौन सा होगा, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होगा, और एक अपने पास कौन सा होगा, सेकेंडरी। अगर मैं यहाँ प्राइमरी के बारे में बात करूँ तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिसको आप लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते। जैसे मान लो जो सेकेंडरी वाले वो काम क्या करते हैं कि मान लो एम्पियर मीटर है, वो 5 एम्पियर की धारा पड़ रहा है तो आपको वास्तव में जो धारा 5 है वो आपको दर्शा देता है। लेकिन यहाँ काम क्या करेगा, आपको एक स्थिर वैल्यू और जो रीडिंग आई है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोग क्या करते हो, प्राप्त करते हो। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा कि अगर मान लो मीटर की रीडिंग 5 एम्पियर है तो आपकी जो वैल्यू है वो भी कितनी है, 5 है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं तो कितने प्रकार के होंगे, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक आएगा आपका इंडिकेटिंग, जिसको हिंदी में अपने क्या बोलते हैं, संकेतिक, यानी कि जो संकेत देते हैं आपको, पॉइंटर वाले जितने भी होंगे। एक अपने पास आएगा रिकॉर्डिंग, जिसके अंदर आपका जो पैमाना होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे मान लो ईसीजी मशीन होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जब आपकी ईसीजी की जाती है तो एक ग्राफ पेपर पर आपकी सारी जो रिपोर्ट होती है वो आपको आउटपुट में देखने को मिलती है। एक अपने पास होगा इंटरग्रेटिंग, या हिंदी में इसको बोलते हैं समाकलित। इंटरग्रेटिंग, समाकलित प्रकार। तो इंडिकेटिंग कौन सा होगा, रिकॉर्डिंग कौन सा होगा और इंटरग्रेटिंग कौन सा होगा, इन तीनों के बारे में हमने बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहला अपने पास आएगा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। यानी कि हिंदी के अंदर इसको बोलेंगे प्राथमिक उपयंत्र। पहली चीज तो ध्यान में रखना, जो कैलिब्रेशन किया जाता है, अंश शोधन जो किया जाता है वो इन मीटरों के अंदर नहीं किया जाता। यानी कि ये मीटर पूर्णतः क्या करते हैं, शुद्ध पाठ्यांक देने का काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या याद रखेंगे अपने, इनमें जो मापक, इनमें जो पाठ्यांक होगा, पाठ्यांक आएगा जो विक्षेप आ रहा आपका, यानी कि जो रीडिंग आई है वो इनटू में अपने पास क्या कर देंगे, स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो इसकी रीडिंग आ गई 90, मान लो 45 डिग्री, ये आपको एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर दर्शाया गया। 45 डिग्री इसकी रीडिंग आ गई मान लेते हैं। अब आपको 45 डिग्री पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो, और यहाँ एक स्थिर वैल्यू होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू प्राप्त करनी पड़ेगी। दूसरा ध्यान में रखना, इनका कैलिब्रेशन या अंश शोधन जो होता है वो नहीं किया जाता। अंश शोधन की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो टेंजेंट, जिसको स्पर्श जिया आप लोग बोलते हो, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यानी कि स्पर्श जया धारा मापी जो होता है, इसका एग्जाम्पल है। जो ये आपको डायग्राम दर्शाया गया है ये ध्यान में रखेंगे, स्पर्श जया धारा मापी के। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे, जिसको मापने पर जो राशि जो होगी उससे दो चीजों का मल्टीप्लाई करके प्राप्त करेंगे, और इनका कैलिब्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। और जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है इसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद में देखो, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर पहला जो इंस्ट्रूमेंट आपको मैंने बताया था वो था इंडिकेटिंग। इंडिकेटिंग का मतलब होता है संकेतिक। अब इसका अगर आप लोग देखें तो एक चीज तो ध्यान में रखे हो, देखो
पहली चीज तो ध्यान में रखना, इनके अंदर क्या होता है, पॉइंटर होता है, यानी कि इसमें जो राशि आप लोग प्रदर्शित करोगे वो पॉइंटर की सहायता से मेजरमेंट करोगे। तो मापी जाने वाली राशि जो होती है, राशि को क्या करते हो, पॉइंटर द्वारा क्या करते हो, प्रदर्शित, पॉइंटर द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पहली चीज तो ध्यान में रखें। दूसरा ध्यान में रखना, इनके अंदर क्या होगा कि अगर मान लो इसकी रेटिंग 200 है तो वही आपका पाठ्यांक होता है, यानी कि पॉइंटर जो आपको रेटिंग देगा वही आपकी क्या होगी, रेटिंग होगी। तो पहली चीज तो ध्यान में रखेंगे, इसके अंदर ये होगा। दूसरी चीज ध्यान में रखना, ये उपयंत्र तत्कालिक मान को दर्शाते हैं। तत्कालिक मान का मतलब ये होगा कि जिस टाइम इसके अंदर धारा चल रही है वही धारा आपको दर्शाता है। तत्कालिक मान का मतलब यहाँ ये है कि अगर मान लो मीटर के अंदर धारा 5 एम्पियर की चल रही है तो वही 5 एम्पियर आपको ये क्या करेगा, शो करेगा, यानी उसी टाइम की ये वैल्यू दर्शाएगा, बाद के टाइम की आपको प्रदर्शित नहीं करता। जैसे एनर्जी मीटर होता है, वो काम क्या करता है कि आपकी शुरू से लेकर एंड तक की जो रीडिंग होती है वो पूरी दर्शाता है। लेकिन ये मीटर काम क्या करेंगे, अगर धारा 2 एम्पियर चल रही है तो अगले सेकंड के अंदर 3 होगी तो 3 दर्शाएंगे। तो तत्कालिक वैल्यू या तत्कालिक समय के दौरान जो मान होगा वही आपको ये क्या करते हैं, दर्शाते हैं। फिर ध्यान में रखेंगे, इसके एग्जाम्पल देखो। आपके पास जो वोल्ट मीटर होता है, इसके अलावा जो एम्पियर मीटर होता है, इसके अलावा जो वाट मीटर होगा, जिसके अंदर पॉइंटर आएगा वो सारे के सारे ध्यान में रखेंगे। ये बात याद रखना कि वो सारे के सारे कौन से होते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जहां भी आपको पॉइंटर दिखाई दे वो ध्यान में रखेंगे कौन सा होता है, इंडिकेटिंग होता है। और एक बात और याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले कि पॉइंटर किस धातु का बना होता है तो पॉइंटर याद रखना कि एल्यूमिनियम का बना होता है। और एल्यूमिनियम का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, हल्का होता है। ये ध्यान में रखेंगे। तो इंडिकेटिंग कौन से होंगे, इंडिकेटिंग का मतलब होता है संकेतिक इंस्ट्रूमेंट, जो किसी मापी जाने वाली राशि का तत्कालिक मान को दर्शाते हैं। तत्कालिक मान का मतलब ध्यान रखना उसी टाइम की वैल्यू को ये क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। दूसरा, जो धारा जिस टाइम है उसी टाइम को ये प्रदर्शित करेंगे। दूसरा, इनके अंदर हमेशा याद रखेंगे पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखो, अगला इंस्ट्रूमेंट का नाम है रिकॉर्डिंग। यानी कि आपके पास एक ऐसा वो इंस्ट्रूमेंट है जो काम क्या करता है कि जो धारा या वोल्टेज कुछ भी आप लोग मेजर कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करता है वो। यानी कि जो ईसीजी मशीन अगर आप लोग कभी देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी धड़कन है उस धड़कन को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। उसके बाद जो ग्राफ पेपर होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा, तो ग्राफ के ऊपर उसकी पूरी की पूरी क्या होती है, छपाई कर दी जाती है। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट देखो कौन से होंगे। रिकॉर्डिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलेखित। ये ध्यान में रखेंगे। अभिलेखित इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे, पहली बात इसके अंदर क्या याद रखेंगे, इसके अंदर जो मापी जाने वाली राशि होगी उसको ग्राफ पेपर पर क्या करते हैं, दर्शाया जाता है। यानी कि इसके अंदर जो राशि जो है, राशि को क्या करते हो, ग्राफ पर क्या करते हैं, प्रदर्शित। पहली चीज याद रखेंगे। दूसरा, ये इंस्ट्रूमेंट है वो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी। यानी कि ध्यान में रखना रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होगा, तो ये याद रखोगे कौन सा होगा, सेकेंडरी उपयंत्र है या सेकेंडरी मापक यंत्र है। इसका अगर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले, ईसीजी मशीन अगर आपसे पूछ ले किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये याद रखेंगे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर आपका ग्राफ जो होगा या जिसके स्क्रीन के ऊपर आपको एक ग्राफ पेपर के ऊपर आपको रीडिंग दर्शाई जाती है। अगला देखो, अगले में अंदर देखो कि यहाँ आपको एक एनर्जी मीटर दिखाई दे रहा है। और एनर्जी मीटर के अंदर क्या होता है कि अगर एक बार इसको स्टार्ट कर दिया आपने तो ये जब तक आप इस मीटर ये चलता रहता है तब तक आपको इसकी रीडिंग जीरो देखने को नहीं मिलती। बाकी इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है, अगर मान लो इसकी आपने सप्लाई हटा दी तो इसकी रीडिंग जीरो। इसी तरीके से इसके अंदर क्या होगा, सप्लाई हटाई, रीडिंग जीरो। लेकिन जो आपका यहाँ एनर्जी मीटर होगा इसके अंदर कभी भी रीडिंग जो होगी वो जीरो नहीं होती। इस मीटर को क्या बोलते हैं, इंटरग्रेटिंग। इंटरग्रेटिंग हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, समाकलित।
पहली चीज तो ध्यान में रखेंगे इसके अंदर, इसका पैमाना शून्य नहीं होता। इसका पैमाना या इसकी रीडिंग क्या होगी, शून्य नहीं होती, पहली चीज तो। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे कि ये काम क्या करता है कि पूरे टाइम पीरियड का क्या करता है, जो वैल्यूज होती है उसको ये दर्शाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मीटर ने आपको एक स्टार्टिंग के अंदर मीटर घर में लगा लिया, एक महीने बाद रीडिंग देख रहे हो 500 यूनिट है, अगले दिन देख रहे हो तो यूनिट बढ़ती मिलेगी, यानी कि इसके अंदर जो पुरानी राशि जो होती है उसमें नई राशि ऐड होती जाती है, तो इसका पैमाना जीरो नहीं होता। तो यह मीटर काम क्या करता है, यह मीटर राशि का क्या करता है, एक परास को दर्शाता है। राशि की क्या करता है, परास को क्या करता है, दर्शाता है। और इसका अंदर ध्यान में रखेंगे, इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले, एग्जाम्पल के अंदर याद रखेंगे एम्पियर घंटा मीटर जो होता है, इसके अलावा जो वाट घंटा मीटर होता है या KWH मीटर जो होता है, ये सारे के सारे ध्यान में रखना कि एनर्जी के एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं। और जब ये एनर्जी का मेजरमेंट करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर ध्यान में रखेंगे इसका पाठ्यांक जीरो नहीं होता। तो ये आपको यहाँ जो दर्शाया गया ये एनर्जी मीटर है। तो एनर्जी मीटर अगर आपसे पूछ ले कि किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो एनर्जी मीटर याद रखेंगे। KWH मीटर का दूसरा नाम अगर पूछ ले तो एनर्जी मीटर, ये भी ध्यान में रखोगे। तो एनर्जी मीटर याद रखना कि समाकलित प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। दोबारा देखो, मापक उपयंत्र की अगर मैं बात करूं तो मापक उपयंत्र वो उपयंत्र होते हैं जो काम क्या करते हैं, किसी विद्युत राशि का या किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं। अपने यहाँ विद्युत राशि का मेजरमेंट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होंगे, एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा। तीन इसके आगे प्रकार होंगे, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटरग्रेटिंग। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होगा जब आप राशि का मेजरमेंट करेंगे तो वो उसकी जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग आपकी एक्चुअल रीडिंग नहीं होगी, उसको एक स्थिर वैल्यू से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, स्पर्श ज्या धारा मापी, जिसको अपने टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, इसको अपने क्या बोलेंगे, स्पर्श ज्या धारा मापी। तो ये स्पर्श ज्या जो धारा मापी जो होगा, ये याद रखना कौन किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के, या इसको हिंदी में निरपेक्ष भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला था सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर पहला था इंडिकेटिंग। इंडिकेटिंग के अंदर क्या होता है कि आपके जो राशि आप लोग मेजर करोगे उसको पॉइंटर के द्वारा दर्शाया जाता है। जिस मीटर के अंदर आपको पॉइंटर दिखाई दे वो सारे के सारे मीटर याद रखना इंडिकेटिंग होते हैं। और ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट उसी समय की जो वैल्यूज होती है वही क्या करता है, दर्शाने का काम करते हैं। अगला देखो, अगला था रिकॉर्डिंग या विलेखित इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो राशि आप लोग मेजर करोगे उसको ग्राफ के ऊपर दर्शाया जाता है। और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी राशि का जो मेजर कर रहे हो उसका स्वरूप भी आपको ये क्या करता है, दर्शाने का काम करता है। अगला था इंटरग्रेटिंग या हिंदी में इसको बोलते हैं समाकलित। तो समाकलित इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, जो एक पूरी राशि का मेजरमेंट करेगा, एक प्रास को दर्शाता है। जब ये मीटर आप लोग काम में लेंगे तो उस समय इनके ऊपर जो बल लगेगा वो कौन कौन से बल लगेंगे। अब अपने बात करेंगे यहाँ पर टोरक की। तो टोरक अगर मैं बात करूं तो टोरक कितने प्रकार के काम करेंगे, तो टोरक होगा, एक टोरक का नाम होगा यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टोरक, एक अपने पास आएगा यहाँ पर कंट्रोलिंग, और एक अपने पास यहाँ जो आएगा वो आएगा डैम्पिंग। तीन प्रकार के अपने पास क्या रहेंगे, टोरक। अगर आप लोग यहाँ से देखो, डिफ्लेक्टिंग टोरक का मतलब होगा डिफ्लेक्ट करना, उसको हिलाना। जब आप लोग मीटर को सप्लाई से जोड़ेंगे तो पॉइंटर यहाँ होता है, तो इस पॉइंटर को यहाँ से यहाँ तक लाने का जो काम करता है, पॉइंटर आपका यहाँ खड़ा है, इस पॉइंटर को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आना है। तो ये जो बल काम करेगा ये करेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा ये किसी भी मीटर के अंदर उसको प्रारंभिक स्थिति से हिलाने का काम करता है, उस प्रारंभिक स्थिति से क्या करता है, विस्थापित। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अंदर देखो क्या बात याद रखोगे,
यह काम क्या करते हैं, जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर को क्या करता है, विस्थापित। पॉइंटर को क्या करेगा, विस्थापित करने का काम करते हैं, यानी कि उसको प्रारंभिक स्थिति से चलाने का काम करेगा। और इसको जो उत्पन्न किस विधि से किया जाता है, या कि कौन से मेथड से अपने इसको उत्पन्न करेंगे, तो यहाँ आपके पास जो मेथड होंगे वो देखो। एक तो अपने काम क्या करेंगे, उसमें विधि से पॉइंटर को चलाएंगे। जैसे आपके पास थर्मोकपल हुआ, हॉट वायर हुआ, यहाँ जो विधि इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी विधि होगी, उसमें विधि होगी। दूसरा जो सबसे ज्यादा विधि जो यूज होती है, जिस विधि का नाम है चुंबकीय विधि। जितने भी मीटर होते हैं उसमें डिफ्लेक्टिंग टोरक जो काम करेगा वो चुंबकीय विधि से क्या करता है, काम करता है, ये ध्यान में रखेंगे। तीसरा जो आएगा वो आएगा स्थिर विद्युत विधि। तो स्थिर विद्युत अगर आप लोग पढ़ेंगे, तो स्थिर विद्युत इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कंट्रोलिंग टोरक। जब पॉइंटर यहां से चलकर जब यहां आता है, यहां से चलकर जब यहां आएगा, तो उस कंडीशन के अंदर इसको वापस यहां लेकर के आना है। तो वापस लाने का जो काम करेगा वो कौन सा टोरक काम करता है, वो अपना करेगा कंट्रोलिंग टोरक। यानी कि जो पॉइंटर जो होगा, उस पॉइंटर को क्या करेगा, ये वापस लाएगा। पॉइंटर को क्या कहता है, वापस लाता है। वापस कहाँ लाएगा, जहां इसकी प्रारंभिक पोजीशन थी, यानी कि ये पहले यहाँ था, यहाँ से चलकर आप यहाँ लेकर के आए, अब वापस इसको यहाँ तक लाने का जो काम करेगा वो करेगा कंट्रोलिंग टोरक। कंट्रोलिंग टोरक की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर एक बात और याद रखेंगे कि अगर आप लोग देख रहे हो, जो डिफ्लेक्टिंग टोरक है वो यहाँ से चलकर पॉइंटर को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने का काम कर रहा है, लेकिन जो कंट्रोलिंग टोरक होगा इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाने का काम कर रहा है। यानी कि क्या बात दिमाग में आई, कि जो डिफ्लेक्टिंग टोरक और कंट्रोलिंग टोरक दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, एंटी कार्य करते हैं। तो ये याद रखना, यह काम क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग हिंदी में होगा विक्षेपक, टोरक के क्या करता है, विपरीत कार्य करता है। विपरीत कार्य का मतलब वर्क करता है। और इसकी जो मेथड होंगे, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो दो इसकी विधि होगी। एक विधि का नाम होगा स्प्रिंग कंट्रोल, और एक विधि का नाम होगा गुरुत्वीय नियंत्रण। तो दो विधि अपने यहाँ क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। फिर बात आती है डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब होता है कंपन मुक्त करना। डैम्पिंग का मतलब कंपन होता है। और डैम्पिंग टोरक काम क्या करेगा, उस पॉइंटर को कंपन मुक्त करेगा। जब मीटर को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, तो उस समय ये पॉइंटर जब यहाँ से चलकर यहाँ चलता है, तो ये कंपन मुक्त हो, कंपन करता हुआ ना जाए। और डैम्पिंग टोरक अगर आपका सही नहीं है, तो आपका जो पैमाने से जो विक्षेप ले रहे हो, जो रीडिंग ले रहे हो, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि पॉइंटर ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। आप जब तक ये स्थिर नहीं होगा तब तक आप रीडिंग नहीं ले सकते। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए, जो टाइम जो है या जो समय जो है, ठीक है, विक्षेप लेने का जो समय जो होगा या विक्षेप लेने का जो समय काल होगा, वो किस टोरक पर निर्भर करता है, वो डिपेंड करता है डैम्पिंग टोरक पर, ये याद रखेंगे। अब यहाँ देखो, तो डैम्पिंग टोरक काम क्या करता है, पॉइंटर को क्या करेगा, कंपन मुक्त। पॉइंटर को क्या करता है, कंपन मुक्त करेगा। पहली चीज तो ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज क्या होगी कि डैम्पिंग टोरक जो होगा, ये पॉइंटर को कंपन मुक्त करने का काम करता है। और यहाँ जो इसके जो मेथड होंगे, वो कितने मेथड होंगे वो देखो। एक मेथड होगा यहाँ एडी करंट, में इसको क्या बोलोगे, भंवर धारा विधि। एक इसके अंदर आएगा एयर फ्रिक्शन, वायु घर्षण विधि। और एक इसके अंदर जो मेथड आएगा तीसरा, वो आएगा फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि द्रव घर्षण विधि। तो यहाँ अपने पास देखो तीन प्रकार के टोरक है। एक अपने पास डिफ्लेक्टिंग टोरक होगा, एक अपने पास कंट्रोलिंग टोरक होगा, एक अपने पास डैम्पिंग टोरक होगा। डिफ्लेक्टिंग पॉइंटर को विराम अवस्था से आगे चलाने का काम करता है, कंट्रोलिंग टोरक उसको वापस लाने का काम करता है, और जो डैम्पिंग टोरक होगा ये पॉइंटर को कंपन मुक्त करता है।
जब पॉइंटर विराम अवस्था में आ जाता है तो उस कंडीशन में याद रखना कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, विराम स्थिति के अंदर याद रखना कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होंगे, बराबर होंगे, ये याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब पॉइंटर विराम अवस्था यानी कि रुक जाता है और उस समय आपका जो डैम्पिंग टॉर्क होगा, उस समय इस डैम्पिंग टॉर्क की अगर मैं बात करूं, ये क्या हो जाएगा, शून्य। तो तीन प्रकार के आपके पास टॉर्क रहने वाले हैं। अब बारी बारी से देखते हैं। पहला टॉर्क यहाँ देखो, ये कंट्रोलिंग टॉर्क की विधि है, और कंट्रोलिंग टॉर्क की विधि का जो पहला जो विधि है वो कौन सा है, स्प्रिंग कंट्रोल। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अंदर आपको पता है कि उसमें विधि है तो जूल के नियम पर काम करेगा, चुंबकीय विधि है तो फैराडे का नियम काम करेगा। तो यहाँ पहला जो अपने पास है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। स्प्रिंग कंट्रोल का मतलब क्या होगा, आप लोग जो कंट्रोलिंग टॉर्क पैदा करोगे वो कौन सी विधि से करोगे, स्प्रिंग नियंत्रण से। अब इसके अंदर देखो, यहाँ अपने काम क्या करते हैं, दो स्प्रिंग लेंगे। पहली चीज तो स्प्रिंग की संख्या कितनी होगी, दो। दोनों का जो घुमाव होगा वो एक दूसरे के एंटी होगा, जैसे यहाँ इसका घुमाव इस तरीके से और इसका घुमाव क्या क्लॉकवाइज, ठीक। यानी कि एक स्प्रिंग जब पॉइंटर यहाँ से जब यहाँ चलेगा तो एक स्प्रिंग बंद होगी और एक स्प्रिंग क्या होगी, खुलेगी। दूसरी चीज ध्यान में रखना, यहाँ से जब करंट चलेगी तो करंट इस स्प्रिंग के माध्यम से होकर के गुजरती है। पहली चीज तो याद रखें। एक चीज और क्या याद रखेंगे कि यहाँ जो ये स्प्रिंग होगी ऐसी होनी चाहिए जो यांत्रिक थकान से मुक्त हो। जैसे कई बार आपने पेन में जो स्प्रिंग होता है उसको खोल देते तो वो वहीं रुक जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्प्रिंग को खोल दिया, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना चाहिए। तो यांत्रिक थकान से मुक्त होनी चाहिए। दूसरा, जब आप लोग इसको क्या करोगे, सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र ओनली जो कोईल आपने यूज किया उसी की होनी चाहिए, यानी कि ये अचुंबकीय प्रकृति की होनी चाहिए। फिर देखो स्प्रिंग नियंत्रण विधि है। स्प्रिंग लगा है तो इसको यहाँ ऐसे यूज कर रहे हो, 10 डिग्री पर यूज कर रहे हो, इसको क्षैतिज अवस्था में यूज करो, कैसे मर्जी यूज करो, किसी भी स्थिति के अंदर इसको उपयोग में लाया जा सकता है। तो पहली चीज देखो इसके अंदर स्प्रिंग नियंत्रण के अंदर, तो ये ध्यान में रखना, किसी भी स्थिति में क्या कर सकते हो, उपयोग। फिर ध्यान में रखना स्प्रिंग कितने होंगे, स्प्रिंग की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो स्प्रिंग की संख्या कितनी होगी, दो। फिर ध्यान में रखना स्प्रिंग किसका बना होगा, स्प्रिंग बना होता है फास्फोरस ब्रोंज। ब्रोंज का मतलब यहाँ का सा होगा। कारण इसका अगर आपसे पूछे तो इसका जो कारण है वो देखो क्या होगा। पहली चीज तो याद रखना, अचुंबकीय प्रकृति की होती है, चुंबक इसके अंदर नहीं बनती। फिर ध्यान में रखना यांत्रिक थकान से मुक्त, यानी कि पॉइंटर वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएगा। तीसरा आपको जो यहाँ ध्यान में रखनी है बात, वो क्या याद रखेंगे कि ये इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होगा वो क्या होगा, नगण्य। अगर इसका ताप गुणांक पॉजिटिव हुआ तो जब धारा इसके अंदर से जाएगी तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जो मीटर की आगे कुंडली है उसको जो धारा मिल रही है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। एक चीज और याद रखेंगे, इसके अंदर जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा वो थीटा, यानी कि थीटा के क्या चलेगा, समानुपात में चलता है। यानी कि इसके अंदर जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा वो विक्षेप के क्या होगा, सीधे समानुपात में पड़ता है। ये बात आपको यहाँ से क्या करना है, याद रखना है। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड के अंदर डायग्राम अगर आपको देके पूछे तो याद रखेंगे स्प्रिंग कंट्रोल मेथड होगा, दो इसके अंदर स्प्रिंग होगा, किसी भी विधि के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। धारा स्प्रिंग के माध्यम से जाती है। ये स्प्रिंग बनी किसकी होती है, फास्फोरस ब्रोंज की। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि यांत्रिक थकान से मुक्त होती है, ताप गुणांक इसका नगण्य होता है और अचुंबकीय प्रकृति की होती है, यानी कि खुद का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाती। रिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो थीटा के समानुपात में चलेगा। अगला देखो, अगला तुम्हारे पास है ग्रेविटी कंट्रोल, यानी कि गुरुत्वीय नियंत्रण विधि।
ग्रेविटी कंट्रोल यानी कि क्या होगा, गुरुत्वीय नियंत्रण विधि। अगर पॉइंटर को वापस विराम अवस्था में लेकर के आना है तो उस कंडीशन के अंदर आपको काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ दो आप लोग क्या करोगे, छोटे छोटे भार लटकाओगे। एक भार कंट्रोलिंग वेट का होगा, दूसरा बैलेंसिंग। यानी कि ये जो वेट आपने लगाया ये कंट्रोलिंग वेट है, और ये बैलेंस। बैलेंस का मतलब इस पॉइंटर को बैलेंस करके रखते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही काम करेगा। तो इस मीटर को या इस विधि को जहां भी आप लोग यूज करोगे तो उस कंडीशन के अंदर मीटर जो होगा वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में प्रयोग करोगे। दूसरा, जब आप लोग इसको ऊर्ध्वाधर कंडीशन में प्रयोग करोगे तो यहाँ जो बल काम करेगा उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन में कभी पढ़ा होगा, वो होगा साइन थीटा। उसके समानुपात में कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। फिर यहाँ देखो दो वेट आपने यहाँ लगाए हैं। तो पहली चीज तो यहाँ ध्यान में रखना, ग्रेविटी कंट्रोल के अंदर वेट होंगे दो। एक वेट का नाम होगा कंट्रोलिंग और एक वेट का नाम होगा बैलेंसिंग। तो इस पॉइंटर को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। दो वेट का इस्तेमाल करेंगे। फिर ध्यान में रखना, इसको किस स्थिति में प्रयोग करोगे, तो इस स्थिति में इसको यूज करेंगे ऊर्ध्वाधर। इसके अंदर जो कंट्रोलिंग टॉर्क काम करेगा वो इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा साइन थीटा, उस पर ये क्या करेगा, काम करेगा। ये बात याद रखिए, ठीक है। और जहां इसको यूज करोगे उस समय इसका जो सिंबल होगा वो ऐसे होगा। अगर आपको कहीं भी ये निशान दिखाई दे, इसका मतलब इसके अंदर जो कंट्रोलिंग टॉर्क जो आपने इस्तेमाल किया है, उस कंट्रोलिंग टॉर्क की प्रकृति कौन सी होगी, वो ग्रेविटी कंट्रोल होगा। जैसे मूविंग आयरन अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो वहां इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क अगर मैं बात करूं तो दो विधि हैं। एक विधि का नाम आपका ग्रेविटी कंट्रोल है, दूसरा स्प्रिंग कंट्रोल है। स्प्रिंग वाले में दो स्प्रिंग होंगे, ग्रेविटी वाले में दो वेट होंगे। इसका किसी भी स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है, उसका केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में प्रयोग करेंगे। इसके अंदर जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा वो थीटा के समानुपात में चलेगा, और वहां जो चलेगा वो किसके समानुपात में चलेगा, वो चलेगा साइन थीटा। यहाँ जो स्प्रिंग होगी वो फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है, ये याद रखना। अगला देखो, अगला मैंने आपको बताया था डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क काम क्या करता है, किसी भी पॉइंटर को उसको कंपन मुक्त करने का काम करेगा। तो यहाँ देखेंगे तीन विधियां कौन कौन सी हैं। पहली विधि का जो नाम है वो एडी करंट मेथड। एडी करंट मेथड यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे भंवर धारा विधि, और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली विधि भी कौन सी है, ये। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ आपको एक चीज दिखाई दे रही है जो है परमानेंट मैग्नेट। यानी कि सबसे पहली बात, जहां परमानेंट मैग्नेट होगी वहीं इस विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये काम कैसे करेगा, जब पॉइंटर पर आप लोग सप्लाई से जोड़ेंगे मीटर को तो उस समय ये पॉइंटर घूमेगा, तो इसके साथ साथ ये स्पिंडल भी घूमेगा। जब स्पिंडल घूमेगा तो यहाँ जो ये डिस्क है एल्यूमिनियम की, ये भी क्या करेगी, घूमेगी। जब एल्यूमिनियम की डिस्क इसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच में से गुजरेगी तो ये काम क्या करती है, एडिशनल टॉर्क पैदा करती है। यानी कि जो ब्रेकिंग टॉर्क क्या करती है, पैदा करती है, डैम्पिंग टॉर्क पैदा करती है। तो ये पॉइंटर को क्या करता है, कंपन मुक्त करने का काम करता है। सबसे पहली चीज तो याद रखेंगे, इसमें ग्राउंड किस चीज का यूज करते हैं, स्थायी चुंबक का क्या करोगे, यूज। दूसरा ध्यान में रखने के सर्वाधिक उपयोग होने वाली विधि है। अगर एग्जाम के अंदर पूछे कि किस विधि का इस्तेमाल, डैम्पिंग टॉर्क की किस विधि का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो यही विधि आपकी रहने वाली है, सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। फिर ध्यान में रखेंगे, इसके अंदर ध्यान में रखेंगे जो डिस्क प्रयोग करेंगे वो किसकी बनी होगी, वो एल्यूमिनियम की। ये चीज ध्यान में रखेंगे। और देखो, एक चीज और मैं बताता हूँ। देखो, जहां इस विधि का यूज करेंगे उसमें जो पैमाना जो होगा, स्केल जो होगी, वो कैसे होगी, वो स्केल होती है समरूप, यूनिफॉर्म हिंदी के इंग्लिश के अंदर, ठीक है। यानी कि ये जो खांचे जो होंगे ये बराबर दूरी पर होंगे। और जहाँ इस विधि का यूज करेंगे, शुरू के अंदर पैमाना
पास पास होगा, बाद में दूर दूर होता है। तो यहाँ जो स्केल होगी, अगर उसके बारे में मैं बात करूँ, इसकी जो स्केल होगी वो होती है क्रैम्प्ड। हिंदी में इसको बोलेंगे संकुचित, या इसको बोलेंगे नॉन लीनियर, और उसको बोलेंगे लीनियर। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। इसका जो पैमाना जो होगा वो कैसे होगा वो भी ध्यान में रखें। डैम्पिंग टोरक के बाद अगली विधि का नाम है एयर फ्रिक्शन विधि। हम इसको अपने बोलेंगे वायु घर्षण विधि। यानी कि वायु से आप लोग काम क्या करोगे, डैम्पिंग टोरक को क्या करोगे, पैदा। पहली चीज तो देखो कि इसके अंदर यहाँ जो आपका पॉइंटर है, जब पॉइंटर यहाँ से चलकर इधर की ओर आएगा तो यहाँ जो वेन है इस पिस्टन के अंदर, ये पूरा एयर चेंबर है, तो ये नीचे की ओर आएगा। जब नीचे की ओर आएगा तो यहाँ इसके अंदर जो हवा है वो कंप्रेस होती है। जैसे गुब्बारे के अंदर आपने देखा हो, जब गुब्बारे को प्रेस करते हैं तो गुब्बारा भी सामने से धक्का मारता है। तो ये काम क्या करता है, नीचे की जब आएंगे तो इसके ऊपर भी क्या होगी, प्रेस लगेगी। देखिए क्या लगेगा, इतने इतने हिस्से पर भी क्या लगेगा, दबाव लगेगा। तो जिससे पॉइंटर क्या होगा, एक तेजी से क्या करेगा, आगे नहीं बढ़ता, आराम आराम से बढ़ेगा, जिससे पॉइंटर क्या हो जाता है, कंपन मुक्त। तो पहली चीज तो इसमें क्या याद रखेंगे, इसमें अपने काम क्या करते हैं, एयर पिस्टन का क्या करते हैं, यूज। दूसरी चीज ध्यान में रखेंगे कि इसका उपयोग कहाँ करते हो, ज्यादातर जो आप लोग जो मूविंग आयरन उपयंत्र होता है वहां इसका इस्तेमाल करते हो। क्या जहाँ जिसकी स्केल नॉन लीनियर होती है वहां ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर एक ही बात याद रखनी है, इसके अंदर जो पॉइंटर होगा उसके साथ एयर पिस्टन जुड़ा होगा, वेन जुड़ी होगी, इसको वेन बोलते हैं अपने। जब पॉइंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करेगा तो यहाँ जो पिस्टन जो है ये अंदर की हवा को कंप्रेस करता है, उसको दबाता है, जिससे हवा भी विपरीत दिशा में क्या करती है, दबाव डालती है, और आपका पॉइंटर कंपन मुक्त हो जाता है। अगली विधि जो है वो ध्यान में रखेंगे, यहाँ कौन सी विधि है, इस विधि का नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन, या हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव घर्षण। अब एक बात सुनो, कि जब आप लोग काम क्या करेंगे, जब पॉइंटर को मीटर को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये जो सिंबल, ये जो स्पिंडल जो है ये घूमेगा, और इसकी डायरेक्शन देखो, रोटेशन देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको दर्शाया गया। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जब घूमेगा तो इस लिक्विड के अंदर जो ऑयल भरा, सॉरी, ये जो इस चैम्बर के अंदर जो ऑयल भरा है, ये ऑयल क्या, वेन क्या करेगी, इसकी ताड़ियां क्या करती है, इस ऑयल को क्या करती है, जब अंदर चलेगा तो ऑयल क्या करता है, इसको विपरीत दिशा में क्या करता है, टॉर्क पैदा करने का काम करता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, जब लस्सी दही को भिगोया जाता है तो उस समय जो झरना जो होता है, जिससे आप लोग काम क्या करते हो, ऐसे करने का काम करते हो, तो उसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो उस समय जो अंदर वाला लिक्विड होता है उसको एंटी क्या करता है, प्रेशर लगाता है, जिससे वो क्या होता है, तेजी से आपका, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो वो तेजी से क्लॉकवाइज नहीं होता, ना एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इस कंडीशन में ध्यान में रखेंगे, पहली चीज तो क्या याद रखेंगे, एक चीज याद रखना, इसका केवल ऊर्ध्वाधर प्रयोग किया जा सकता है। ऊर्ध्वाधर स्थिति में इसको प्रयोग करेंगे, क्योंकि लिक्विड है तो ऊर्ध्वाधर रखेंगे तो लिक्विड पूरा रहेगा, और अगर उसको हॉरिजॉन्टल अगर आपने कर दिया तो लिक्विड पूरी तय में से फैल जाता है। यानी कि इसको क्या करते हैं, इसे केवल क्या करते हो, ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्या करते हैं, यूज। और दूसरा ध्यान में रखेंगे, इसका उपयोग सबसे कम किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखेंगे। तो अपने पास देखो, दोबारा देखते हैं एक बार, एक बार आप लोग इसको देखो।
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास होंगे दो प्रकार के, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होगा, एक सेकेंडरी होगा। प्राइमरी वो होगा जिसका विक्षेप आपको सीधा नहीं मिलेगा, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो होगा जिसका विक्षेप आपको सीधा मिलेगा। तीन प्रकार के होंगे, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। इंडिकेटिंग में पॉइंटर लगा होगा, यहाँ रिकॉर्डिंग में ग्राफ लगा होगा। इंटीग्रेटिंग मतलब समाकलित, इसके अंदर पूरा का पूरा पैमाना दर्शाया जाता है, इसका मीटर कभी जीरो नहीं होता। एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर सारे इसी के एग्जाम्पल है जिसमें पॉइंटर लगा होगा। ईसीजी मशीन इसका एग्जाम्पल है। और किलोवाट घंटा मीटर या एनर्जी मीटर, एम्पियर घंटा मीटर, वो सारे सारे इंटीग्रेटिंग प्रकार के होते हैं। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इसका एग्जाम्पल रहेगा, डायग्राम जरूर याद रखना। ये एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर पूछे, डायग्राम देके कौन सा इंस्ट्रूमेंट है तो सेकेंडरी, और सेकेंडरी में भी कौन सा है तो इंडिकेटिंग है। फिर ध्यान में रखना, ये पूछे तो कौन सा है तो ईसीजी मशीन है, ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। ये एनर्जी मीटर है, ये भी कौन सा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में मीटर को जब घुमाया जाता है तो तीन प्रकार के टोरक काम करते हैं, डिफ्लेक्टिंग, डैम्पिंग और कंट्रोलिंग। डिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है विक्षेपक या विक्षेपक बल्ला गुण, जो पॉइंटर को विराम अवस्था से चलाता है। और ये हमेशा ध्यान में रखना सप्लाई पर काम करता है, ये ध्यान में रखेंगे। सप्लाई पर क्या करेगा, करे। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा टोरक है जो जिसको चलाने के लिए सप्लाई चाहिए, तो ये ध्यान में रखना कौन सा होगा, ये आपका डिफ्लेक्टिंग टोरक होगा। सप्लाई नहीं होगी तो पॉइंटर नहीं चलेगा, सप्लाई होगी तो पॉइंटर चलेगा, ये ध्यान में रखें। दूसरा कंट्रोलिंग है, जो पॉइंटर को वापस उसकी प्रारंभिक अवस्था तक लेकर के आता है। दो विधियों से पैदा करेंगे, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। डिफ्लेक्टिंग टोरक के एंटी काम करेगा, जब विराम अवस्था में होंगे तो उस समय ये दोनों टोरक बराबर होंगे। डैम्पिंग टोरक जो होगा वो पॉइंटर को कंपन मुक्त करने का काम करता है। तीन इसकी विधियां होगी, एडी करंट होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन होगा और एयर पिस्टन होगा। फिर ध्यान में रखना, जब पॉइंटर विराम अवस्था में रुक जाता है तो उस समय डिफ्लेक्टिंग टोरक की जो वैल्यू क्या आती है, जीरो हो जाती है। यानी कि डिफ्लेक्टिंग टोरक पॉइंटर क्या करता है, कंपन मुक्त हो जाता है। उसके बाद में स्प्रिंग कंट्रोल के अंदर याद रखना, डायग्राम दो स्प्रिंग होगा, फास्फोरस ब्रॉन्ज के बने होंगे। कारण अगर आपसे पूछे तो ये तीन कारण होंगे। फिर याद रखना इसकी संख्या दो होती है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जब डिफ्लेक्टिंग टोरक जिसमें यूज करेंगे उसमें पैमाना समरूप होता है। मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, और किसी भी पोजीशन के अंदर इसका यूज किया जा सकता है। इसका पैमाना जो होगा वो ध्यान में रखेंगे समरूप होता है, यूनिफॉर्म, जिसको लीनियर भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगला है ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में प्रयोग करोगे। इसका प्रतीक ये रहेगा, इसका जो कंट्रोलिंग टोरक होगा वो साइन थीटा होगा। स्केल होगी नॉन लीनियर, अरेखीय, क्रैम्प्ड, कुछ भी बोल सकते हो, असमरूपी बोल सकते हो। फिर अपने पास जो कंट्रोलिंग डिफ्लेक्टिंग टोरक होगा, पहली विधि का नाम है अपने पास एडी करंट। परमानेंट मैग्नेट जिसके अंदर होगी उसी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली विधि भी यही है। फिर एयर पिस्टन, इसके अंदर एयर चैम्बर का इस्तेमाल किया जाता है, और पॉइंटर के साथ एयर चैम्बर जुड़ा आता है। और लास्ट में फ्लूइड फ्रिक्शन ऊर्ध्वाधर स्थिति में प्रयोग करते हैं। एक ही सवाल बनता है, या डायग्राम देख के मिलेंगे नए सेशन के अंदर, जहां अपने बात करेंगे मीटर का अगला जो पार्ट होगा, जिसमें एम्पियर मीटर क्या होगा, वोल्ट मीटर क्या होगा, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।